यह कहानी आज से लगभग 50 साल पुरानी है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। वहीं पर संजय अपने परिवार के साथ रहता था। संजय का परिवार एक संयुक्त परिवार था और जैसा कि आज से 50 साल पहले होता था, ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। शहर की जनसंख्या कम थी। गांव में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और हर किसी के 7-8 बच्चे भी हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ संजय के परिवार में भी था। संजय कुल 4 भाई और 4 बहन थे। संजय तीसरे नंबर का भाई था और यह कहानी संजय के बारे में ही है, क्योंकि उसके साथ उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। संजय शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र था, बहुत ज़्यादा होशियार। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता था। गांव के सरकारी स्कूल में उसकी पढ़ाई हो रही थी। 10वीं में उसने अपने ज़िले में टॉप किया था और उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। उसके बाद अभी वह 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और पूरी उम्मीद थी कि 12वीं में भी वह अच्छे नंबरों से पास होगा और आगे के जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगा। खैर, परीक्षा नज़दीक आ चुकी थी और संजय के बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर उसके गांव से काफ़ी दूर के एक गांव देवपुर के स्कूल में गया था। उस वक्त ऐसा ही होता था और रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था। बहुत परेशानी होती थी उस वक्त परीक्षा देने में। अगर आसपास के गांव में सेंटर पड़ जाता तो रोज़ का आना जाना हो सकता था, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए वहीं पर कोई व्यवस्था करनी थी। संजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस वक्त माँ बाप भी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते थे और ना ही बच्चों के लिए उनके आगे पीछे लगे रहते थे। बच्चों को खुद अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा आदि के बारे में सोचना पड़ता था। संजय के माता पिता मीना देवी और प्रयाग जी को पता था कि उसे दूसरे गांव में परीक्षा देने जाना है, पर उन्होंने उसके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए थे। अगर वह चाहते तो कुछ दिनों के लिए उसके साथ वहां जाकर किराए पर कोई कमरा लेकर रह सकते थे या कोई और इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान ही नहीं दिया और परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई। संजय के बाकी के दोस्तों ने अपना कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया था। कोई अपनी रिश्तेदारी में चला गया था, कोई देवपुर के आसपास के गांव में अपनी रिश्तेदारी में चला गया था और वहीं से परीक्षा दे रहा था। कुछ लड़कों ने मिलकर एक कमरा किराए पर ले लिया था, लेकिन संजय अकेला पड़ गया था। अब संजय ने अपने माँ बाप से बोला कि परीक्षा तो देनी ही है, कोई इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी सोचने पर प्रयाग जी को याद आया कि उस गांव में उनकी एक दूर के रिश्ते की बहन यशवंती का ससुराल है और उन्होंने संजय से बोला कि तू यशवंती के घर पर ठहर जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काफ़ी वक्त से उन लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ है, पर ज़रूरत पड़ने पर ही तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है और कल को उनके यहाँ भी अगर कुछ काम पड़ेगा तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे ना। अब प्रयाग जी उसे लेकर यशवंती के घर की तरफ निकल पड़े ताकि उसके रहने का इंतज़ाम वहाँ पर करवा सके। उस वक्त फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, इसलिए संजय अपने पिताजी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। अचानक इतने दिनों के बाद संजय और प्रयाग जी को देखकर पहले तो यशवंती उन्हें पहचान ही नहीं पाई, लेकिन फिर बात करने पर वह उन्हें पहचान गई। और जब उसने सुना कि संजय अब कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहेगा, क्योंकि वहीं के एक स्कूल में उसका सेंटर पड़ा है, तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद उनके घर में इतनी जगह नहीं थी। वह भी एक संयुक्त परिवार था और फिर इतने दिनों तक एक अतिरिक्त व्यक्ति का रहना, खाना पीना, सारे इंतज़ाम देखना शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। पर अब संजय और प्रयाग जी वहाँ आ चुके थे तो वह क्या करती। मन मारकर उसे हाँ करना ही पड़ा। प्रयाग जी उसे वहाँ छोड़कर चले गए और बोले, परीक्षा खत्म होने के बाद तुम वापस अपने घर आ जाना। संजय को भी लगा कि चलो कुछ दिनों की बात है, जैसे तैसे निकाल लेते हैं। बुआ जी को मेरा आना पसंद नहीं आया, पर मेरी भी मजबूरी ही है और अगर कभी मौका मिला तो मैं बुआ जी को का यह एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। प्रयाग जी के जाने के बाद संजय ने बुआ जी से बोला कि उसे कहाँ पर रुकना होगा, तो बुआ जी ने बोला, ठहरो, तुम तो एकाएक आ गए, पर अब घर तो कोई बहुत बड़ा है नहीं और सब कमरों में कोई ना कोई रहता है, मैं कोई इंतज़ाम करती हूँ। संजय भी समझ रहा था कि यहाँ एकाएक आ जाने से उन्हें परेशानी तो हुई है, इसलिए वह चुपचाप वहीं कुर्सी पर बैठा था। बुआ जी एक चाबी लेकर आई और एक बंद कमरे का ताला खोला। ऐसा लग रहा था कि कमरा वर्षों से बंद है। अजीब सी दुर्गंध आ रही थी उस कमरे से और पूरा कमरा गंदा पड़ा था। बुआ जी ने अच्छे से कमरे को साफ किया। संजय से भी मदद करवाने के लिए कहा, क्योंकि कमरा काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था।
बुआ जी ने बोला, यह जिनका कमरा है वह यहाँ नहीं रहते, इसलिए यह कमरा हमेशा बंद रहता है। उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनका कमरा खोले, पर आज मजबूरी आ गई तो यह कमरा खोला है मैंने। चलो अब मिलकर इसकी साफ़ सफाई करवा दो। तो फिर तुम्हारे लिए यहीं पर बिस्तर लगवा देते हैं, फिर तुम अपनी परीक्षा तक यहाँ पर रहना। परेशानी तो होगी पर मेरे पास और कोई जगह नहीं है। संजय ने बोला, नहीं नहीं बुआ जी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपने इतना कर दिया वही बहुत बड़ी बात है। आपका यह एहसान मैं जीवन भर याद रखूँगा। और फिर संजय और बुआ जी ने मिलकर कमरे को अच्छे से साफ कर दिया और संजय का बिस्तर वहाँ लगा दिया गया। बुआ जी ने वहाँ एक लालटेन भी जलाकर रख दी थी, क्योंकि वह गांव था और उस वक्त बिजली वगैरह गांव में रहती नहीं थी, तो लालटेन की रोशनी में ही सारा काम होता था। उसके बाद संजय नहा धोकर खाना पीना खाकर रात में अपने कमरे में गया और पढ़ाई करने लगा, क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। उसने अच्छे से पढ़ाई की और परीक्षा बहुत अच्छे से दी। इसी तरह से उसकी सारी परीक्षाएं अच्छे से निकल गईं और अब आखिरी पेपर बचा था और संजय रात में अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन संजय को आज बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। उसे बुखार सा भी आ रहा था। एकाएक वह कमरे में बेहोश हो गया। बुआ जी रात में एक बार उठी तो संजय के कमरे का दरवाज़ा खुला देखा, तो वह थोड़ा सा अंदर झाँक कर देख रही थी कि क्या संजय अभी तक पढ़ाई कर रहा है। लेकिन संजय को उन्होंने सोया हुआ देखा। लेकिन लालटेन अभी भी तेज़ लौ में जल रहा था, इसलिए बुआ जी ने अंदर जाकर देखा तो संजय बेहोश था। बुआ जी घबरा गईं और उन्होंने शोर मचाया। घर के बाकी लोग भी निकल कर आए। संजय के ऊपर पानी के छींटे मारे गए तो संजय थोड़ा होश में आया, लेकिन अजीब सी बहकी बहकी सी बातें कर रहा था संजय। बुआ जी ने बोला, क्या हो गया, तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। संजय बहुत डरा हुआ था। बुआ जी ने उसे किसी तरह से समझा बुझा कर सुला दिया और बोला, कल तेरा आखिरी पेपर है, अगर तू इसी तरह से करेगा और तबीयत खराब हो जाएगी तो तेरी परीक्षा भी खराब हो जाएगी। तू आराम से अपनी परीक्षा दे, फिर अपने घर चले जाना। क्या पता काफ़ी दिनों से तू यहाँ पर है तो अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए तुझे ऐसी बेचैनी हो रही है। संजय बुआ जी से बोल रहा था, बुआ जी मुझे इस कमरे में नहीं रहना, यह कमरा अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। लेकिन बुआ जी बोल रही थी, क्या बकवास कर रहा है संजय, हम सब इसी घर में हैं, किसी को तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, तुझे क्या अजीब लग रहा है। और फिर बुआ जी ने ज़बरदस्ती संजय को सोने के लिए बोल दिया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अगली सुबह वह संजय नहीं था। वह अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था और फिर थोड़ी देर में सामान्य भी हो जा रहा था। खैर, संजय परीक्षा देने जा चुका था, लेकिन आज की परीक्षा उसने ठीक से नहीं दी और इस बार उसके टॉप करने का चांस लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि उसने परीक्षा में गड़बड़ कर दी थी अपने तबीयत की वजह से। परीक्षा देकर आने के बाद भी संजय को हल्का हल्का बुखार था, तो बुआ जी ने बोला, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर अपने घर चले जाना, और संजय को फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया। संजय को भी बहुत थकान हो रही थी और अब उसे उस कमरे में कोई डर नहीं लग रहा था और वह अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद संजय उठा, अजीब सी हरकतें कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था कमरे में, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बुआ जी यह सब कुछ देखकर परेशान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि संजय को क्या हो गया है। उन्होंने संजय से बोला, बेटा अब तू घर जा, तेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, परीक्षा खत्म हो गई है, अब तुझे अपने घर जाना चाहिए। और संजय अपने घर के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे के बाद संजय अपने घर पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार घर में जो संजय आया था वह पहले वाला संजय नहीं था। बात बात पर वह घर के बाकी लोगों पर चिल्लाने लगा था, किसी की कुछ नहीं सुनता था, चीज़ें तोड़ता था, काफ़ी गुस्सा करता था, अपने बाकी के भाई बहनों से मारपीट करता था, किसी की कुछ भी नहीं सुनता था, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला संजय एकाएक इतना उग्र स्वभाव का कैसे हो गया। अब संजय ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता था और अकेले में पता नहीं किससे बातें किया करता था या फिर बड़बड़ किया करता था। अब संजय अजीब सी पागलों जैसी हरकतें भी करने लगा था। कपड़े भी ढंग से नहीं पहनता, तेज़ गर्मी में ऊनी कपड़े पहन लेता, जूते मोजे डालकर घर में घूमता। सबको लग रहा था कि संजय को आखिर यह क्या हो गया है। शायद बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से इसके दिमाग पर असर पड़ गया,
ऐसा सब सोच रहे थे। परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका था। संजय पास तो हो गया था, लेकिन नंबर बहुत खास नहीं थे। संजय ने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उसका दिमाग अपने काबू में नहीं था। कभी वह बिल्कुल सामान्य रहता, तो कभी उग्र हो जाता और कभी कभी ऐसा व्यवहार करता जैसे वह पागल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, संजय हर वक्त ऐसा नहीं करता था, बस बीच बीच में उसे ऐसे दौरे पड़ते थे। संजय के माँ बाप ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले के ज़माने में माँ बाप बच्चों की छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं हुआ करते थे। और वह एक गांव था जहाँ डॉक्टर से ज़्यादा तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाले थे। खैर, संजय अब शहर में कमरा लेकर रहने लगा था अपनी पढ़ाई के लिए, और वहीं पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता था, क्योंकि माँ बाप ने अब आगे की पढ़ाई के लिए उसका खर्च उठाने से मना कर दिया था। उनका कहना था, अब 12वीं तक पढ़ लिया तो कुछ काम धंधा कर। लेकिन संजय पढ़ना चाहता था, इसलिए वह शहर में रहने लगा था। लेकिन उसे खुद अपनी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं था। कुछ ही दिनों में मकान मालिक को और फिर उससे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को भी समझ में आ गया कि संजय सामान्य नहीं है। उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और मकान मालिक ने घर खाली करवा लिया। बच्चों ने भी ट्यूशन आना छोड़ दिया और संजय लौटकर अपने घर आ गया। पिताजी ने संजय की एक किराने की दुकान करवा दी ताकि वह अपना खर्चा निकाल सके, लेकिन संजय उसे भी नहीं चला पाया। एक अच्छा खासा, पढ़ने में होशियार, दिमाग से तेज लड़का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। घर में भी सब हैरान होने लगे थे कि जो लड़का हर तरह से काबिल था, वह लड़का ऐसे कैसे हो गया। लेकिन सबको यही तो शक था कि जब से संजय देवपुर से लौटा है, उसके बाद से ही उसका यह हाल है। अब संजय के माँ बाप को फिक्र होने लगी। अब तक उन्हें लग रहा था कि यह संजय की उम्र का असर है, इसलिए वह उग्र होता जा रहा है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा था कि बात कुछ और है, और उनका अच्छा खासा बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संजय के पिता अब परेशान होकर संजय को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अच्छे से संजय की जांच की और समस्या सुनकर उसे एक मनोचिकित्सक के पास भी भेजा। उन्होंने भी संजय की अच्छे से जांच की, पर उनकी जांच में संजय पूरी तरह से सामान्य निकला। तब संजय के पिताजी ने बोला, ऐसे तो यह सामान्य ही रहता है, पर कभी कभी बीच में पता नहीं इसे क्या हो जाता है, या अजीब सा बर्ताव करने लगता है। डॉक्टर ने बोल दिया कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, यह तो पूरी तरह से नॉर्मल है। कभी कभी इस उम्र में लोग उग्रता दिखाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और डॉक्टर ने उन्हें कुछ सामान्य विटामिन वगैरह लिखकर भेज दिया। लेकिन संजय को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जैसा कि गांव में होता है, संजय की झाड़ फूक भी करवाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संजय की हालत धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। जो दौरे पहले उसे 2-3 महीने में एक बार आते थे, अब हर महीने आने लगे थे, और धीरे धीरे उनकी आवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी, जिससे घर में सब परेशान हो रहे थे। इसी बीच संजय की मौसी निर्मला संजय के घर आई, और संजय की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा लड़का इस अवस्था में आ चुका है। और जब मीना देवी ने बताया कि जब से वह देवपुर गांव से परीक्षा देकर वापस आया है, उसके बाद से ही उसका यह हाल है, और उन्होंने यह भी बताया कि यह मेरे दूर के रिश्ते की ननद यशवंती के घर में था, तब मौसी निर्मला का माथा ठनका और उन्होंने बोला, देवपुर की यशवंती? वही जिनके घर आटे की मिल लगी है? वही ना जिनके घर में आटे का बिजनेस होता है? मीना देवी ने बोला, हाँ हाँ वही। तब उन्होंने बोला, और किस कमरे में संजय रुका था? इस पर प्रयाग जी ने बोला, उनके घर में तो संयुक्त परिवार है, एक कमरा बंद पड़ा हुआ था, उसे ही साफ करके उसमें संजय को ठहराया गया था। निर्मला जी ने बोला, जीजा जी, यह आपने क्या कर दिया? संजय अब कभी ठीक नहीं होगा, उसके ऊपर एक साया आ चुका है। यशवंती ने अपने घर का साया आपके बेटे संजय के सर पर डाल दिया है, और उसका घर अब उस साए से मुक्त हो चुका है। आप लोगों को शायद नहीं पता, मुझे यशवंती के घर के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मेरी चचेरी ननद की शादी देवपुर गांव में ही हुई है, और उसने मुझे वहाँ यशवंती के घर का किस्सा बताया है। उस घर का एक बहुत बड़ा किस्सा है जो वहाँ आसपास के सारे गांव वाले जानते हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं पता था, और आपने अपने इतने होनहार बेटे को उनके घर में ठहरा दिया, वह भी उस भूतिया कमरे में। अब तो आपका संजय मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक हो पाएगा। यह सब कुछ सुनकर प्रयाग जी, मीना जी और बाकी के घर वाले हैरान हो गए कि यह निर्मला क्या बोल रही है। क्या सच में हमारे संजय के ऊपर कोई काला साया आ चुका है?
क्या सच में यशवंती ने हमारे साथ दगा कर दिया है और हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्दी ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या सच में संजय के ऊपर कोई काला साया था या संजय को कोई मानसिक बीमारी हो गई थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।